बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 10 मेरे पास है इस वक्त और मैं इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो सॉल्व करने वाली हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड है कि राउल्ट्स लॉ क्या है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले तो मार्क करवा देते हैं आपको कि काम स्टार्ट किधर से करना है। ये देख लीजिएगा, हेडिंग सबसे फर्स्ट हेडिंग डलेगी राउल्ट्स लॉ। उसके बाद जो सेकेंड हेडिंग डलेगी जो कि सब हेडिंग होती है वो है इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको बताना होता है कि साइंटिस्ट का नेम क्या है और कौन सा सन था जिसमें इसने ये लॉ डिस्कवर किया। तो यहाँ से इसको लिख लीजिएगा इंट्रोडक्शन के बाद। अब फ्रेंच केमिस्ट से लेकर नेक्स्ट पेज जो है वहाँ तक मार्क कराती हूँ आपको मैं जी। तो ये आप यहाँ पर एंड कर देंगे राउल्ट्स लॉ। उसके बाद सेकंड हेडिंग जो है इसमें आप लिखेंगे स्टेटमेंट। इसको आप लिखेंगे प्रॉपर तरीके से, पेन का कलर चेंज करके, इट स्टेट्स दैट। और उसके बाद यहाँ से लेके फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट तक लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप पुट करेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं आपको स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी साथ साथ आपको बताती चली जाऊँगी। एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी आपके पास कोई ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसमें दोनों का फेस चेंज होता है। यानी कि जो आपका सॉल्यूट होता है वो होता है नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है कि रूम टेम्परेचर पे वो खुद ब खुद एवोपरेट नहीं होता, जबकि सॉल्वेंट जो होता है वो आपके पास वोलाटाइल होता है, यानी रूम टेम्परेचर पे खुद ब खुद वो एवोपरेशन स्टार्ट कर देता है। इस तरह का जब भी सोल्यूशन जो है बनता है तो इसमें जो वेपर प्रेशर होता है उस सोल्यूशन का वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के। किसके? सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली रिलेटेड होगा, क्योंकि सॉल्वेंट कैसा था आपका? वोलाटाइल। ठीक है, तो स्टेटमेंट आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दिया। अब आप नेक्स्ट हेडिंग पुट करेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सबसे पहले लाइन से ये सारी एक्सप्रेशन जो है ना वो आपने लिखनी है, जो मैं मार्क करवा रही हूँ। P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x1, P इज इक्वल्स टू पी नॉट x1। अब ये P क्या है? ये है आपके पास वेपर प्रेशर। x1 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, P इज इक्वल्स टू पी नॉट x1। अब यहाँ पे P नॉट क्या चीज़ होती है? P नॉट होती है आपके पास पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी है कि P स्पेसिफाई द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, P नॉट जो है वो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, एंड x1 जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे कि बाइनरी सोल्यूशन में मोल फ्रैक्शन को जब हम सम करते हैं, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मोल जो है वो हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट का वो निकाल सकते हैं, वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 माइनस x2 के। अब आप ये वाली इक्वेशन इसमें पुट कर देंगे तो P इज इक्वल्स टू पी नॉट 1 माइनस x2 हो जाएगा। फिर मज़ीद क्या होगा? ये P नॉट इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, P इज इक्वल्स टू पी नॉट माइनस x2। ठीक है, और उसके बाद P नॉट इज माइनस P। अब आपने क्या करना है कि P नॉट जो है उसमें से P को माइनस कर दें, ये किसके बराबर हो जाएगा? P नॉट x2 के। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि आपको पता है कि जो P नॉट में है उसमें से अगर हम P माइनस करेंगे तो वो चेंज इन प्रेशर के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा डेल्टा P इज इक्वल्स टू पी नॉट x2। ठीक है, अब यहीं से आप क्या कर सकते हैं, आप x2 की यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो है उसकी वैल्यू जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉरी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की, क्योंकि सॉल्यूट जो है वो x2 के लिए और सॉल्वेंट जो है वो x1 के लिए। ठीक है, तो डेल्टा P अपॉन पी नॉट किसके बराबर हो जाएगा? x2 के। अब यहाँ तक लिखने के बाद आपने लास्ट में कंक्लूजन क्या करना है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है हर लिक्विड का, यहाँ से मार्क करेंगे द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच लिक्विड इन द मिक्सचर इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉम्पोनेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन एंड मे बी रिटन एज। यानी कि अगर आपको पार्शियल प्रेशर जो है वो फाइंड आउट करना है तो वो किसके बराबर है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर है सॉल्यूट का, तो P A इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। यानी कि जिस जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट का मल्टीप्लाई बाय जो पार्शियल प्रेशर है सॉल्यूट का वो बराबर होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट के। इसी तरीके से जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट का और पार्शियल प्रेशर जो है सॉल्वेंट का, ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई होंगे तो किसके बराबर हो जाएंगे? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम पी ए और पी बी इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो टोटल प्रेशर हो जाएगा। तो टोटल प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक आप मार्क कर लेंगे, राउल्ट्स लॉ जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो उसकी तरफ बढ़ती हूँ मैं। अगले क्वेश्चन में इसने आपसे पूछा है कि आइडियल सोल्यूशन जो है वो क्या होता है, और आपको बताना है कि आइडियल सोल्यूशन की कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और जो कि नॉन आइडियल सोल्यूशन में प्रेजेंट नहीं होती। यानी कि आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन का फ़र्क क्या होता है। पेज नंबर 215 पर सीधा आ जाइएगा। आइडियल सोल्यूशन की हेडिंग है, इसकी पूरी डेफिनेशन लिख दीजिए। आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जो कि रॉल्ट्स लॉ जो है उसको फॉलो करता है,
चाहे टेम्परेचर और कंसंट्रेशन जो है उसकी कंडीशंस चेंज ही क्यों ना होती रहें, लेकिन वो क्या करता है, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता रहता है। इसके साथ साथ ये क्या करता है कि ये जो आइडियल सोल्यूशन होता है इसमें हीट ना तो एब्जॉर्ब होती है, ना तो इवॉल्व होती है, और ना ही चेंज इन वॉल्यूम जो है वो टेक्स प्लेस होता है। तो इस तरह का सोल्यूशन क्या होता है, आइडियल सोल्यूशन। अब आ जाइए इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आइडियल सोल्यूशन की होती हैं, मगर वो जो रियल सोल्यूशन है उसको फॉलो आमतौर पे वो नहीं कर रहा होता रियल सोल्यूशन। ठीक है, इसको भी मार्क कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए पेज नंबर 209 पे, देयर आर 4 डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल सोल्यूशन। अंडरस्टूड है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आइडियल सोल्यूशन की, इसका मतलब जो रियल सोल्यूशन है वो इससे डेविएट करता है, वो उसमें नहीं होगी। ठीक है, पहली तो क्या होगी कि जो राउल्ट्स लॉ है वो चाहे टेम्परेचर और कंसनट्रेशन की जितनी भी वेरिएशन है उसको फॉलो कर रहा होगा आइडियल सोल्यूशन। दूसरी बात ये होती है कि जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होती है जाहिर जहाँ पे दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं, फर्स्ट कर लीजिए एक सोल्यूशन ए है दूसरा बी है, तो ये कहता है कि ए के पार्टिकल्स की ए के साथ, बी के पार्टिकल्स की बी के साथ और ए के पार्टिकल की बी के साथ भी जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है वो लिक्विड में क्या होगी, तकरीबन सेम होगी। ठीक है, नंबर थर्ड क्या होगा कि इस रिएक्शन में जब आप दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं तो ना तो हीट एब्जॉर्ब होती है ना ही हीट जो है वो एवॉल्व होती है। इसका मतलब कि डेल्टा एच जो है वो क्या होता है, इसमें ज़ीरो रहता है। नेक्स्ट है वो आपसे ये कह रहा है कि फ़र्ज़ करिए कि जब आप इन दो सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स करते हैं तो जो नेट वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम के बराबर होता है। आपको पता है प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं कि जब आप दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं ना तो या तो कंटेनर्स के साथ कुछ क्वांटिटी आपके सॉल्यूशन की लगी रह जाती है या कुछ मिकदार स्पिल हो जाती है या फिर कुछ मिकदार एवोपरेट हो जाती है, जिसकी वजह से जो नेट वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम के बराबर कभी भी नहीं होता। तो ये वो कंडीशंस हैं जो कि आइडियल सॉल्यूशन जो है वो तो फॉलो करता है मगर रियल सॉल्यूशन जो है वो आमतौर पर फॉलो नहीं कर रहा होता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ऑस्मोसिस क्या चीज़ होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है और डेली लाइफ में इसकी एग्जांपल्स दे दिए। तो ये भी देख लीजिए आप कहाँ से मार्क करेंगे। आप सबसे पहले आ जाइए आप यहाँ पर 215 पर, यहाँ पे दो डेफिनेशन मिल जाएंगी आपको ओस्मोसिस। ओस्मोसिस को सादा लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेमी का मतलब ही हाफ होता है और परमिएबल का मतलब होता है जो अपने अंदर से परमिशन दे रही होती है पार्टिकल्स को निकलने की। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करती है, कुछ पार्टिकल्स को तो अपने अंदर से अलाउ करती है कि ये इसके अंदर से गुजर जाए, लेकिन बाकी पार्टिकल्स को क्या करती है, स्टॉप कर देती है। तो जब भी ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है तो उसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, ऑस्मोसिस। इसको एज इट इज़ पूरा आपने क्या करना है, राइट डाउन कर देना। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब होता है जो खुद ब खुद हो रही होती है, मतलब आप इसको इनिशिएट नहीं करते, नेचुरली हो रही होती है। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो स्टूडेंट्स होता क्या है कि जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की प्रेजेंस में सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करने लगते हैं, तो एट द सेम टाइम सॉल्वेंट के अपने अंदर जो लिक्विड मौजूद होता है इसमें एक किस्म का प्रेशर डेवलप होता है जो कहलाता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये प्रेशर जो है वो सॉल्यूशन में एक्सर्ट होता है और ये क्या करता है, ये स्टॉप करने की कोशिश करता है कि फर्दर जो ऑस्मोसिस हो रही है इसको क्या किया जाए, स्टॉप किया जा सके। यानी कि जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रही है इसको स्टॉप किया जा सके। ठीक है, इस तरह का जो प्रेशर है इसे क्या कहा जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको देख लीजिए, इट इज़ द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉल्यूशन विच स्टॉप द फर्दर पैसेज ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स अक्रॉस द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। इसको भी पूरा आपने लिख देना है। अब आ जाते हैं हम कि डेली लाइफ में इसकी एग्जाम्पल्स की तरह, इसको मैं पॉइंट आउट करवा देती हूँ आपको। सीधा आप आओगे पेज नंबर 211 के ऊपर, यहाँ पे देखिए डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ ऑस्मोसिस है। लाइन से तकरीबन 5, आप शॉर्ट करके 4 लिख दीजिए, इसने 4 ही पूछे आपसे। एक प्रोसेस होता है जो कहलाता है हीमोलिसिस। अब हीमोलिसिस में क्या होता है कि जो रेड ब्लड कार्पसेस हैं ये किसी इन्फेक्शन की वजह से या वैसे भी किसी और रीज़न की वजह से भी, फॉर एग्जांपल किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो इस टाइप की जो बीमारी होती है उसमें क्या होता है कि RBCs जो है उसमें थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है और ये फट जाती हैं और उसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाती है। इस प्रोसेस को हीमोलिसिस कहा जाता है। तो हीमोलिसिस जो है एक एंडोस्मोसिस प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, वाटर पास हो जाता है सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन ऑफ रेड ब्लड कार्पसेस एंड डिस्ट्रॉय देम। इससे होता क्या है कि जो चीज़ ब्रस्ट हो गई है, फट गई है, इसका खून में से निकल के बाहर वेस्ट हो जाना ज़्यादा बेहतर होता है, वरना वो ब्लड के अंदर क्या करेगा, टॉक्सिसिटी करेगा। तो यहाँ से आप इसको मार्क कीजिएगा, हीमोलिसिस से लेके डिस्ट्रॉय देम तक।
नंबर 2 क्या होता है, फ्रेश वाटर फिशेस जो होती है, देखिए ये जब पानी के अंदर होती हैं तो इनकी अपनी बॉडी में सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, और क्योंकि बाहर फ्रेश वाटर होता है वहाँ सॉल्ट की कंसनट्रेशन कम होती है। तो इसी वजह से क्या होता है कि इनमें एक प्रोसेस होता है कि फ़्रेश वाटर की जो फिशेज़ होती है ये पानी को एब्जॉर्ब करने लगती हैं, क्योंकि इनकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इस तरीके से पानी जो है वो उनकी बॉडी के अंदर इंसर्ट होता चला जाता है, क्योंकि आपको पता है एक्सटर्नली तो वाटर फीड नहीं करती, बल्कि स्किन के थ्रू ही उनके जो जितना वाटर जो रिक्वायर्ड होता है वो उनकी बॉडी में जाता रहता है। तो आप यहाँ से इसको मार्क कर देंगे, फ्रेश वाटर फिश से लेके दे स्विम तक। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये क्या है कि बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बल्कि ज़्यादातर प्लांट्स होते हैं कि अपनी बॉडी के तकरीबन तमाम पार्ट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इनके रूट्स हैं, लीव्स हैं, स्टेम्स हैं, इन सब से ये वाटर को थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब करते हैं। पर सबसे ज़्यादा जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ से होता है, रूट हेयर से होता है। और ये प्रोसेस भी क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है, क्योंकि ज़मीन में पानी की और मिनरल्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, प्लांट में कम होती है, तो वो हाई कंसनट्रेशन से कहाँ मूव करता है, लो कंसनट्रेशन की तरफ। और यहाँ पे जो रूट हेयरिंग एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जैसा बिहेव कर रही होती है। अगला जो पॉइंट है वो बिल्कुल नेक्स्ट पेज पर है, इसको भी मार्क कर लीजिए आप। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास तकरीबन 2 पॉइंट्स हैं, लेकिन आप इसमें से जो पॉइंट छोटा है इसको देख लीजिएगा कि जो फूड होता है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से डाइजेस्ट होने के बाद काइम की शक्ल जो है वो उसकी आ जाती है एलिमेंट्री कैनाल में, और उसके बाद क्या होता है कि ये आपकी बॉडी के मुख्तलिफ टिश्यूज़ जो हैं वहाँ पे एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसका काम क्या कर रहा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल ये एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे एक्ट कर रही होती है। ठीक है, तो इसके साथ ही आपने ये 4 पॉइंट जो ये भी क्लियर कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसकी तरफ आप बढ़ोगे जल्दी से। स्टूडेंट्स पेज नंबर 209 पर आ जाएंगे। आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, और इसके साथ साथ इसने आपसे एक क्वेश्चन और भी किया है कि अगर एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो इसको ऐड किया जाता है वाटर में या वोलाटाइल सॉल्वेंट में, तो जो इस वक्त आप ये कह लीजिए कि एलिवेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट का, वो नोटिस होता है। ये क्या चीज़ होती है इसको भी आपको बता देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो है इसको मार्क कर लीजिए आप, यहाँ से लेके यहाँ तक सबसे पहले आप मार्क करेंगे, फिर एग्जाम्पल की हेडिंग डालेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे। इसको समझ लीजिए क्या होता है, कुछ ख़ास किस्म की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है सोल्यूशन में जो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ़ सॉल्यूट पार्टिकल्स, यानी ये कह लीजिए कि सॉल्यूट पार्टिकल्स की केमिकल नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बल्कि किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ़ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन अ सोल्यूशन पर। अब उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये कहलाती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। जितना ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ भी उतनी ज़्यादा होती चली जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अब ये क्या करती है, वेपर प्रेशर को लो कर देती है, इसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देती है, फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देती है, और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इसके ऊपर भी अपना इफेक्ट डालती है। अब इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या कहता है, यहाँ से मार्क कर लीजिए सबसे पहले। इफ़ अ नॉन वोलाटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन in a solute is dissolved into a volatile solvent, its vapor pressure found to be lower than 1 atmosphere, since liquid boil only when its vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure. So some more heat is needed to the solution to reach its vapor pressure 1 atmosphere. This concluded that the boiling point of the solution is greater than the boiling of pure solvent. यहाँ से यहाँ तक मार्क कर समझ लो इसको बोला क्या होता क्या है कि जब भी कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो है ना किसी भी सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है और सॉल्वेंट का नेचर वोलाटाइल हो, तो ये जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है इसका जो वेपर प्रेशर है ये 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है इसको कम कर देगा। जब ये 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इसको कम कर देगा इसका मतलब ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी ताकि ये जो है बॉइलिंग पॉइंट है उसके नज़दीक आ जाए, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब वेपर प्रेशर इक्वल होता है किसके, एटमॉस्फेयर प्रेशर के, और यहाँ तो उसने एटमॉस्फेयर प्रेशर को कम ही कर दिया 1 एटमॉस्फेयर के करीब। तो जब आप मज़ीद हीट इसको प्रोवाइड करोगे तब कहीं जाके इसका जो प्रेशर है ये एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल होगा। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल होने पर ही वो सब्सटेंस बॉयल होगा। तो यही वजह है कि जब आप इस तरीके से कोई भी नॉन वोलाटाइल या नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट में ऐड करेंगे 1 एटमॉस्फेयर का जो है वो बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज आएगा। उसको कवर अप करने के लिए आपको एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसको मार्क कर लिया। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को पहले यहाँ से यहाँ तक मार्क करना था, फिर एग्जाम्पल यहाँ से लेके यहाँ तक करनी थी। अब जो इसका लास्ट क्वेश्चन है इसकी तरफ बढ़ते हैं हम। ये आपसे कह रहा है कि आपने क्या करना है सॉल्यूशन में, किसी भी ट्रू सॉल्यूशन में और कोलाइडल सॉल्यूशन में और जो सस्पेंशन होता है आपका, इसमें फ़र्क बताना है पार्टिकल साइज में और विजिबिलिटी में। तो ये मैंने नोट्स की शक्ल में आपके लिए बना दिया, इसको एज इट इज़ कॉपी डाउन कर लीजिएगा, आप इसको देख लीजिए।
तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप फर्स्ट हेडिंग पुट करोगे पार्टिकल साइज, इसमें हेडिंग डालोगे सोल्यूशन, कोलॉइड्स और सस्पेंशन। साइज देख लीजिएगा, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं इसका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होगा। कोलॉइड्स के जो पार्टिकल है इनका 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के अंदर अंदर की रेंज में होगा। सस्पेंशन के जो पार्टिकल है इनका साइज 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होगा। अब आती है बात विजिबिलिटी, यानी नेकेड आई से आप देख सकते हो या नहीं, तो इसको बिल्कुल भी नहीं देख सकते, इसको माइक्रोस्कोप पे देख सकते हो, इसको आम आंखों से भी आप देख सकते हैं। तो इसके साथ ही आज के जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं मैंने कंप्लीट कर दिए। होपफुली ये वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।